आप जानते हैं कि आज संडे है तो हम शुरू करेंगे जीके का। ठीक है, तो सबसे जो पहला आपका प्रश्न है बाबू, कह रहे गायत्री मंत्र, किस में गायत्री मंत्र है? लिखिएगा। किस में, या लिख सकते हैं किस वेद में, किस वेद में गायत्री मंत्र है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं गायत्री मंत्र, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि बाबू आपकी वेद कितनी होती है? वेद आपके 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं आपके? 4 वेद होते हैं। कोई नाम बताएगा? वेरी गुड, ठीक है ना। सामवेद और बताइए ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान दो बाबू, आप जानते हैं कि वेद आपकी 4 होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पुराना जो आपका वेद है वो आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन है भैया? ऋग्वेद है। अच्छा, तो गायत्री मंत्र जो आपका है ना वो ऋग्वेद में ही है। किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में। किस मंडल में है? तीसरा मंडल में आपका है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर लिख लीजिएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा भैया आपका? ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है, जो कि भैया सबसे पुराना वेद है, ठीक है ना। ये गायत्री मंत्र आपका किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्लीहा प्लीहा को निकाल देने से, निकाल देने से, देने से होगा, ठीक है ना। ध्यान दो, ये बाबू, ये प्लीहा को अगर अब निकाल दिया जाए आपके शरीर के अंदर से तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी का उत्पादन हो जाएगा। मतलब जैसे अगर किसी को भी कहीं कट जाता है किसी लोहे के द्वारा, तो देखते हो ना क्या होता है आपको, कहते हो टिटनेस हो गया। क्या हो गया? टिटनेस। तो इस चीज की आप क्या लेते हो? दवा लेते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, है कि नहीं। तो आखिर ये करता क्या? अगर टिटनेस हो जाए, अगर सुई आप न लगवाएं तो करता क्या क्या? तो आपके मेरी रज्जु को जाम कर देगा, पूरी शरीर को क्या कर देगा? आपको जाम, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हिल डुल भी नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से कर देगा, आपको जाम कर देगा, ठीक है ना। मतलब नहीं होता है कभी कभी देखो मरे जैसा बिहेव करना। हाँ, कोमे में समझ लीजिए बस ताकता रहेगा बेचारा, ठीक है ना। तो यही प्लिया को निकाल देने पे क्या होगा बाबू? तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा आपका? एंटीबॉडी एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी के उत्पादन में क्या कमी, ठीक है बाबू। ये आपका कौन सा है? दूसरा प्रश्न, ठीक है। प्लिया आपके शरीर में पाया जाता है बाबू, जिसको निकाल देने से क्या होगा? एंटीबॉडी के उत्पादन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, पौधों में जल का परिवहन, पौधों में जल का जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? ध्यान दीजिए। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पौधों में
आखिर जल का परिवहन कैसे होता है? कोई लड़का बताए, किसके द्वारा? जाइलम। और कोई? जड़ों द्वारा। और कोई? कोई लड़के लड़के बताए। सबको पढ़ाया गया है, आपके साइंस बुक में भी पढ़ाया गया है और जीके में भी लिखवाया गया है। बताइए। और फूड का कैसे ट्रांसफर होता है? फ्लोएम द्वारा। ध्यान दीजिए, जैसे मानिए आपका कोई क्या है भाई, पेड़ है, थोड़ा सा पेड़ अगर गड़बड़ बने तो समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी पत्ती है। क्या है आपकी? पत्ती है। ध्यान दो, इसकी ये सारे क्या निकली है? जड़ें निकली है। तो मान लीजिए आपका एक पेड़ है, यहाँ पे क्या है? सूरज है। क्या भैया? सूरज है, जो कि बहुत जल रहा है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही अगर कोई पौधा अपने भोजन को प्रिपेयर किस तरीके से करता है, कैसे तैयार करता है, तो जानते हैं कि सबसे पहले वो पौधा किस तरीके से होना चाहिए बाबू? तो वो ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीन। मतलब ग्रीन क्यों होगा? अगर उसकी पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं? तो उसमें क्या पाया जाता है आपका? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। तो जो पत्तियां हरी होंगी उसी के माध्यम से क्या करेगा? अपना हुआ भोजन प्रिपेयर करेगा। तो क्या करता है कि सूरज से क्या लेगा? प्रकाश की रोशनी लेगा, और वही जल का परिवहन या कह सकते हैं क्या, खनिज पदार्थ कहाँ से लेगा? धरती के अंदर से लेगा। और क्या करने लगेगा? अपना भोजन को तैयार करने लगेगा। ठीक है। वह भोजन किस रूप में तैयार होता है? तो C6H12O6, मतलब क्या नाम इसका है? ग्लूकोज। क्या नाम है बाबू? ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में क्या करता है? तैयार करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर करने का काम कौन करता है जी? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके बाद अब बताइए कि आखिर सूरज से क्या लिया? किरण को लिया। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। ठीक है ना, इस प्रोसेस को। अच्छा, अब बात आई कि जब भोजन भाई तंदुरुस्त रहेगा तो ही तो आपको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और जो दुर्बल रहेगा वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा। देखते हो ना, घर में दो लोग कमाने वाले को नहीं कमाएगा तो उससे कोई नहीं मांगता है, और जो कमाएगा उससे क्या करेंगे? मांगते रहते हैं। ठीक है। तो बात आती है कहाँ पे? जैसे ही अपने भोजन प्रिपेयर कर लिया, क्या करेगा ये? मतलब ट्रांसफर करेगा क्या चीजों को? ऑक्सीजन। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसकी पत्तियों पे आपने देखा होगा खुरदरा जैसा होता है। खुरदरा छिद्र जैसा होता है। ठीक है। और वहीं से क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज कराता है। ठीक है। एक इंसान जो होता है बाबू, एक बार में 21% क्या लेता है? ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाता है। ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन छोड़ेगा, करेगा इंसान लेता है। हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। ठीक है। तो ई का मतलब कि हम लोग कितना ऑक्सीजन को ले रहे हैं? 21%। जिसमें से 17% क्या करते हैं हम लोग? पुनः छोड़ देंगे। और वो किस रूप में छोड़ते हैं? तो CO2। किस रूप में बाबू? CO2। तो वो फिर कौन ले लेता है? पत्ती एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कहते हैं वृक्ष लगाओ। क्या लगाओ? वृक्ष लगाओ। ई का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? टोटली एक दूसरे पे क्या है जी? निर्भर या डिपेंड है कि नहीं? अगर वृक्ष नहीं रहे तो हम नहीं रहे, हम नहीं रहे तो वृक्ष नहीं रहे, है कि नहीं? तो बाबू अब आपके शरीर के अंदर ये 4% कहा जाती है ऑक्सीजन जाती है, तो काम का करता है। तो आपकी जितनी भी शरीर के अंदर प्रक्रियाएं होती है ना, ये 4% के अंदर ही होता है, क्योंकि आपके ब्लड को सर्कुलेट कराना, शरीर के हर हिस्सों में क्या करना, ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन ही करता है। जैसे कि आप जानते हैं पैर के नीचे भी चोट लगता है ना, तो तुरंत हमको पता दिया पैर में लगा है। तो वो कैसे चलता है? यही क्योंकि आपकी हर बॉडी के हिस्से क्या रहते हैं? जीवित रहता है। ठीक है ना? तो ये बातें आपकी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया आपका उत्तर इसका? मतलब पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा? यहीं पे पौधों में जल का परिवहन या क्या कर सकते हैं? खनिज का परिवहन कौन करेगा? अगर मान लीजिए दूसरे बार में क्वेश्चन कोई पूछ दे कि पौधों में खनिज का परिवहन कौन करेगा, तो कोई भी कौन करेगा? जाइलम। कौन करेगा बाबू? जाइलम करेगा। जाइलम। ठीक है ना?
कौन करेगा आपका? जाइलम करेगा। तो इस प्रश्न का आपका क्या उत्तर हो जाएगा? पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा? तो जाइलम करेगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, 4 नंबर क्या कह रहा है आपसे? सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में, भाषा में एसिटिक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को को क्या कहा जाता है? अब देखिए, सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड है, ठीक है बाबू, इसे क्या बोलेंगे आपका? सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? विटामिन सी गलत है, लगूंगा पीटने। वेरी गुड, क्या कहेंगे इसको? सिरका बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? सिरका बोलेंगे। ठीक है ना? तो सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड, यह चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? यह तो पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में आपकी जो एसिड बेस वाले चैप्टर है ना, उसमें डिटेल में इसको बताया जाएगा आपको। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिरका। क्या देगा भैया? सिरका। ठीक है, अब बताइए कि कभी कभी एसिटिक एसिड का क्या पूछ देता है आपसे? कभी कभी सामान्य सूत्र पूछ देगा। क्या पूछ देगा आपसे? सामान्य सूत्र। तो वो क्या हो जाएगा बाबू आपका? CH3COOH। क्या हो जाएगा आपका? CH3COOH। ठीक है ना? आज सिरका तो भाई जानते ही होंगे। ठीक है, सिरका को। ठीक है, सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड। बताइए कि यह क्या है? यह बेस है कि एसिड है जी? सिरका बेस होता है। मतलब खाने के बाद सिरका को, जब हम मिठाई उठाई खाते हैं तो क्या उसकी जो सिर्रा होता है, मतलब वो बहुत तगड़ा लगता है, जब लगता है कि खट्टा लगता है जी। बताओ जी गुप्ता जी, कैसा लगता है सिर्रा खाने के बाद? खट्टा लगता है। हाँ, विराट टिकट में बताइए। ध्यान दो बाबू। ठीक है, तो यह बबुआ एसिटिक एसिड होता है, जो कि आपका कैसा लगता है? एसिडिक, खट्टा रहता है। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब मिठाई उठाई जब खाते हैं तो कुछ समय के बाद मिठाई अगर कई दिन के लिए तो खटाने लगती है, ऐसा नहीं देखे हो जी? तो मिठाई खट्टा लग रही है तो फिर कैसे बोलो कि बेस है वो? बताइए कि अगर मिठाई आप खा रहे हैं तो कैसा कह रहे हैं? अरे ये तो पूरा कहा लग रहा है एकदम, तो खट्टा लग रहा है ना? नहीं देखते हो 10-20 दिन का मिठाई और कोनो गुप्ता जी लोग बेचते हैं चौराहे पे, बहुत लोग ऐसे हैं, एक ही दो नहीं। क्या करते हैं? सिर्फ सरा गला देंगे उसको, क्या नाम है कि नहीं जी, खोवा को। एक खोवा भी खा के देखिएगा, कोई दिन सरा गला के मैं उसका मिठाई बना के करेंगे, रक्षाबंधन में, दीपावली में सब बेच जाएगा। दीपावली में देखते हैं ना, दुकान के बाहर उतनी बड़ी लाइनें लगी रहती है, कितनी बड़ी बड़ी। और वो भी किसके बगल में? सुनार लोग के बगल में। है कि नहीं? एक समय लुटवा दे तो साल भर क्या करते हो सब? लूटते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि तराइन की पहली लड़ाई में, तराइन, तराइन की पहली लड़ाई
लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको किसको पराजित पराजित किया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसका आपसे क्या पूछ रहा है, उत्तर क्या पूछ रहा है भैया, उत्तर पूछ रहा है कि तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया। तो सबसे पहले तो जाने कि भैया तराइन के कई गो युद्ध हुआ था। ठीक है, तो तराइन के कई गो युद्ध हुआ था बाबू, कई गो हुआ था भैया, 2 गो हुआ था। कब कब हुआ, तो एक आपका हुआ था 1191 में, जो कि ये, और दूसरा हुआ 1192 में। यही दोनों आपस में क्या हुए थे, लड़े थे। नहीं होता है कि मान लो अगर हम किसी से लड़ रहे हैं तो हरा दिए, तो वो बेचारा क्या किया, गया खाया पिया खूब तंदुरुस्त होकर दूसरे ने क्या कर दिया, हमको हरा दिया। यही कंडीशन था इन लोगों में। ठीक है, तो भाई एक तो नाम हमको दिख रहा है, लेकिन दूसरा नाम क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। कौन हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद क्या हो जाएगा, गौरी। जिसने भारत को कितने बार लूटा था, 17 बार। कितने बार लूटा बाबू, देखिए इसने भारत को कई बार लूटा, 17 बार। सबसे अधिक बार लूटने वाला कौन था रे भैया, मोहम्मद गौरी था। और जो इसके सबसे बड़ी जो लूट थी ना, वो थी कौन सी, सोमनाथ की मंदिर। कब लूटा था, 1025 में। कब बाबू, 1025 में। कहा किया था इसने, पूरी तरीके से सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। कहाँ पड़ता है बाबू, गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, तो अगर पूछ दे कि भैया ये मोहम्मद गौरी, तो फेमस आदमी हो गया ना जी। हाँ, 17 बार जो लूट लिया है। और उस समय मंदिर का लूटे थे सभी, मंदिर का सब घंटा लूटते थे, क्योंकि उस जमाने में जो लोग थे भारत के ना, इस बड़ा मूर्ख थे। क्या करते थे कि घंटा बनवा देते थे ऊपर। अब कहीं गए गए होंगे मंदिर उन्दिर पे देखने के लिए ना, तो कलश जैसा रखे रहते हैं, लगता है कि पूरा बादल में सुबह देंगे अब उसको, मतलब पूरा एकदम पूरा पतला से नहीं देखे हो, ऊपर मंदिर के एकदम ऊपरले हिस्से में रखे रहेंगे। ठीक है ना, तो वो सब किसके बने होते थे, सोने के बने होते थे। ठीक है, हीरा मोती सब मंदिर बनवा बनवा रखते थे। और राजा महाराजा क्या करते थे, जो मतलब अंग्रेज, मतलब जो वो लोग थे, आके उस लूट लिया करते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी उस जमाने की जो प्राचीन मंदिर थी, कौन सी थी आपकी, सोमनाथ की मंदिर थी। और उसी ने उसी को बार बार लूटा, और इतना लूटा कि पूरा लूटते ही रह गया। ठीक है ना, तो बात यही है। तो यही एक इंसान ने कहा कि ये बताइए कि जो रक्षा स्वयं अपनी नहीं कर पाया, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। ठीक है ना, मतलब उनको इतने बार लूटा गया, तो खुद रक्षा तो कर ही नहीं पाए, तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, मतलब खुद पे विश्वास रखो, किसी मूर्ति पे विश्वास मत रखिए। ठीक है, मूर्ति तो कहाँ मिलेंगे, हर रास्ते में आपको चलते मिलेंगे। 1000 मूर्ति अगर यहाँ से आप निकले कासमाबाद से बनारस तक आप जाए, देखेंगे कितने मंदिर पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी चीज को क्या करना है, हथियाना है, तो क्या करते हैं लोग, या तो मंदिर बना देंगे, पोखरा करवा देंगे। ठीक है, पोखरा भी करवा देंगे ना, तो कोई आपको लूट नहीं पाएगा वो चीज। ये चीज है। ठीक है, मतलब अगर पंडित है, तो पंडित खाए बिना मरेगा नहीं। अगर कोई दिमाग है तो क्या करेगा, कहीं एगो बिछा के रख देगा क्या, एगो मूर्ति, और वही क्या करेगा, हरे राम हरे कृष्णा करने लगेगा। वह लोग आएंगे तो 2 रुपये 4 रुपये फेंकते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मोहम्मद गौरी थे, इनके बारे में आप जान गए, बड़े अच्छे आदमी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। छठा प्रश्न देखो बाबू, देखिए प्रकाश संश्लेषण। भाई ये भी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये प्रश्न कुछ क्या है, थोड़ा सा अलग है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हेतु हेतु सबसे प्रभावी, सबसे प्रभावी
रंग का प्रकाश है, का प्रकाश है। ए बाबू ध्यान दीजिए, यह भी प्रश्न अच्छा ही क्वालिटी का है आपका। अभी मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण, वो आप जान गए, ठीक है। लेकिन उसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन आपका है जो कि कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सबसे प्रभावी रंग का प्रकाश है। तो उत्तर लिख लीजिएगा, कौन सा रंग होता है भैया? तो ये आपका होता है बाबू लाल। कौन सा रंग होता है बाबू? लाल रंग होता है। ध्यान दीजिए, लाल रंग की सबसे अधिक क्या होती है आपकी? वेवलेंथ होती है, मतलब तरंगदैर्घ्य होती है। इसी की वजह से आपने देखा होगा जो ट्रेन व्रेन होती है ना, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसी लाल कलर का यूज किया जाता है। एक बार तो हम लोग ने ऐसा सुना है कि एक बार कपड़ा इसको नहीं मिला, क्या कर दिया, अपने शरीर से खून निकाल के कपड़े को बोथ क्या कर दिया, खड़ा हो गया, तो ट्रेन क्या हो गई, रुक गया। इसका मतलब कि रेड कलर का जो होता है ना बाबू, सबसे अधिक वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से दूर तक क्या होता है, यह दिखाई आपको देता है। समझ गए ना? तो वही पूछ रहा कि प्रकाश संश्लेषण सबसे प्रभावी रंग का प्रकाश कौन है? तो याद रखिए, कौन सा भैया? लाल। कौन सा है? लाल है। इससे कम कौन है? तो हरा है। इससे कम कौन है? हरा है। और उससे कम कौन है? पीला है ना। ये चीजें आपकी है। अच्छा, सातवां प्रश्न देखो भैया, सातवां नंबर देखिए, ये तो आपका ही प्रश्न है। कुच्ची पुड़ी, ठीक है ना? कुचिपुड़ी नृत्य, नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना बाबू? हाँ, तो बताइए उत्तर। कोई लड़का बताए भैया, कुचिपुड़ी बताइए, कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। डंडिया कहाँ का भैया? और गरबा? हम्म। और आपका राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए, 8वां नंबर कह रहे बाबू, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दो, 8वां कह रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कोई लड़का इसको बताए कि आपका विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब? वेरी गुड, लड़की का जवाब आ गया, कब? 22 मार्च। बहुत बढ़िया भैया। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो ये बताइए कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बाबू?
उत्तर आपका हो जाएगा क्या? अनंत। लेकिन बात कर लें कि आखिर ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखे रहिएगा कि दर्पण आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कसने तो भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है कौन? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है भैया? गोलीय दर्पण। लेकिन यह कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है बाबू? उत्तल दर्पण। लेकिन आपसे प्रश्न कहाँ से पूछा है? यहाँ से पूछा है। तो इसको जान जाए कि जितने भी जिस प्रकार का दर्पण आप अपने घरों में यूज करते हो ना, क्या देखने के लिए? अपना फेस देखने के लिए। तो वह कौन सा दर्पण होता है बाबू? समतल दर्पण। कौन होता है? लेकिन जो चीजों को कभी नाव देखे हो ना, मतलब बाल जो काटते हैं, वो लोग अपने दुकान में कौन सा यूज करते हैं? कौन यूज करते हैं बाबू? अवतल दर्पण। समझ गए ना? तो इसको जानते रहिएगा। और बैक कैमरा, मतलब देखते हो ना गाड़ी को पीछे देखने के लिए हम लोग कुछ शीशों का यूज करते हैं। मतलब कहने की बात ये है, बोलेरो वोलेरो जो होती है बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो लोग पीछे देखते हैं, तो उसमें कौन सा? उत्तल दर्पण यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका प्रश्न कहाँ से था? यहाँ से था। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन? 10। ध्यान दो। ध्यान दीजिए, आखिरी प्रश्न क्या है आपका? 10वां नंबर। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है बाबू? गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो याद रखे रहिएगा, लोकसभा के, वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका? लोकसभा के कौन सुनेगा बाबू? सदस्य सुनेगा। ठीक ना? एक बात और ध्यान दीजिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष, मतलब जो होते हैं आपका अध्यक्ष, ठीक है, तो जैसे मान लो इस समय कौन आपका पीएम कौन सा है भैया? पीएम मतलब कौन है? मोदी जी। तो याद रखे रहिए कि संविधान के अंदर बदलाव कौन कर सकता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। मतलब यही क्या कर सकते हैं उस चीज में? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या थे? कुछ आपके जीके के प्रश्न थे, इसमें जीएस सब था। ठीक है, चलिए, तो